नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर बातचीत करेंगे। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोरोना के मरीजों के लिए डीआरडीओ की दवा एक खुशखबरी लेकर आई है। कोरोना की दूसरी लहर ने जैसा कहर मचाया है, वो कब थमेगी, ये सवाल हम सबके जहन में है। क्या तीसरी लहर आने की भी आशंका है, और अगर वो आती है तो वो कितनी घातक होगी, ये सवाल भी हमें लगातार डरा रहा है। इसके अलावा वैक्सीन से क्या कोरोना का बचाव हो सकेगा। जिस तरह से कोरोना लगातार म्यूटेशन से अपना स्वरूप बदल रहा है, जिस तरह से कोरोना और ज़्यादा घातक होता जा रहा है, ऐसे में क्या उसका तोड़ निकल पाएगा, ये आशंका भी हम सबके दिमाग में लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि सार्स फैमिली के बहुत सारे वायरस एक्टिव हैं और उन सबको ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोशिश भी चल रही है। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि दुनिया को कोरोना से मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है। तो फिर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जो बड़ी दवा कंपनियां हैं, वो उसका उत्पादन बाहर क्यों नहीं होने देती हैं, पेटेंट क्यों आड़े आता है। इसके अलावा इज़राइल ने किस तरह से कोरोना पर काबू पाया, वो अपने आप में एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और उससे भी हम लोग सबक ले सकते हैं। उससे क्या सबक लिया जा सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से, जो कि दिल्ली से आ रही है, बल्कि दिल्ली के अलावा कुछ और राज्यों से भी आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या तेज़ी से घटने लगी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटकर अब 18% से भी थोड़ा नीचे चला गया है। 8 मई की बात करें तो ये 23% था। तो ये एक रिमार्केबल रिकवरी कही जाएगी। और डिस्चार्ज होने वाले जो मरीज़ हैं, उनकी संख्या भी भर्ती होने वालों से ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। अच्छी बात यह है कि ये ट्रेंड दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि जो कुछ बड़े राज्य हैं, वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है, जो कि वाकई एक सुकून देने वाली है। दोस्तों, अब बात डीआरडीओ की दवा की करते हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय का एक संस्थान है, ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट, आर्म्स, एमिनिशन बनाता है। लेकिन कोरोना महामारी जब पिछले साल फैली, उसके बाद डीआरडीओ ने इस ओर भी सोचना शुरू किया और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया और उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। और उन्होंने 2DG नाम की एक दवा ईजाद की है। दरअसल ये दवा कैंसर पेशेंट्स के लिए, उस पर वो काम कर रहे थे। लेकिन इसको जब कोरोना के मरीज़ों पर अप्लाई किया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अच्छी बात ये भी है कि भारत के ड्रग कंट्रोलर ने देश में बनी इस कोविड रोधी दवा को अपनी मंजूरी भी दे दी है। इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इसका इस्तेमाल गंभीर और जो मॉडरेट यानी कि जो मध्यम खतरे वाले जो मरीज़ हैं कोविड के, उनको ये दवा दी जाएगी। और ये दवा काम ऐसे करती है कि जो शरीर के जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, उनके ऊपर जाके ये दवा जम जाती है और जो ग्लूकोज की सप्लाई है इन सेल्स को, उसको काट देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सेल्स अपने आप ही मरने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 2DG का पूरा नाम अगर हम आपको बताएं तो डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। डीऑक्सी डी ग्लूकोज। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस दवा को लेने से ऑक्सीजन पर जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है मरीज़ की, वो कम हो जाती है। तो जिस तरह से मारामारी ऑक्सीजन की देखने को मिली है, ऑक्सीजन ना मिलने के चलते कितने लोगों की मौतें हुई हैं, वो ख़तरा कम से कम अब नहीं रहेगा 2DG दवा लेने के बाद, जैसा कि डीआरडीओ का और जो तमाम साइंटिस्ट इसके साथ जुड़ रहे हैं उनका दावा है। DG दवा जो है वो पाउडर के फॉर्म में आती है, आपको पैकेट में मिलेगी। जस्ट लाइक इनो, जब आप का डाइजेशन ख़राब होता है तो आपने अक्सर इनो पिया होगा पानी में डालकर, वैसे ही 2DG को भी लेना होगा। और इस तरह से कहा जा सकता है कि बहुत आसान है इसको लेना।
डीआरडीओ ने इससे पहले ये बताया था कि जब इस दवा का इस्तेमाल कोरोना के मरीज़ों पर किया गया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, और जब इन मरीज़ों की RT-PCR जांच कराई गई तो वो सब की सब नेगेटिव निकली। उसके बाद ही इसको अप्रूवल दिया गया। तो SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ ये न केवल कारगर है बल्कि जो संक्रमण है उसको भी रोकता है। दोस्तों, अब बात टेस्ट की करते हैं। कोरोना फैलने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि टेस्ट करके ये पता किया जाए कि कौन इससे इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, और इसमें देरी की वजह से ही संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैलता है, जैसा कि हमारे देश में देखने को मिला भी है। यहाँ पर जो टेस्ट हुए उन टेस्ट के रिजल्ट्स आने की जो रफ्तार थी बहुत सुस्त थी। 2 तरह के टेस्ट फ़िलहाल हमारे यहाँ हो रहे थे। रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसकी रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आ जाती है, लेकिन RT-PCR को ज़्यादा पुख्ता माना जाता है। तो RT-PCR की रिपोर्ट आने में 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है, और ये समय काफ़ी होता है। अगर किसी को ये पता नहीं है कि वो कोविड इन्फेक्टेड है यानी कि पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है वो प्रिकॉशन नहीं लेगा। हो सकता है वो भीड़ के बीच में भी जाए, लोगों से मिले जुले भी, और अगर वो ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्शन को कई लोगों तक फैला सकता है, संक्रमण कई लोगों तक फैल सकता है। ऐसे में DRDO ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसका नाम आत्मन है, और इसमें सहूलियत ये है कि अगर किसी व्यक्ति का चेस्ट का एक्सरे होता है तो वो एक्सरे को रीड करके ये बता सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसमें भी कम समय लगेगा। एक्सरे रिपोर्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1-2 घंटे में आ जाती है। तो ये कहा जा सकता है ये भी अब काफ़ी मददगार होगा बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर पाने में कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नहीं है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इज़राइल का एक स्टार्टअप है ब्रेथ ऑफ हेल्थ। जी हाँ, ब्रेथ ऑफ हेल्थ। इस स्टार्टअप के साथ मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक टाई अप किया है, और ये $15 मिलियन की ये डील है, जिसमें ये स्टार्टअप जो है ब्रेथ ऑफ हेल्थ एक इक्विपमेंट देगा, सप्लाई करेगा। इनफैक्ट वो सप्लाई हो भी चुका है, बल्कि वहाँ की एक टीम बहुत जल्द यहाँ पहुँच रही है जो कि ट्रेनिंग देगी कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जो इसका यूज़ है वो काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा कि अल्कोहल टेस्ट के लिए करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, और वो आपका ब्रेथ जो है वो एक छोटे से इक्विपमेंट में डिवाइस में लेते हैं, और उससे वो पकड़ लेते हैं कि किसी ने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। तो ठीक वैसे ही ये जो इक्विपमेंट है वो इसी तरह से इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसका रिज़ल्ट मात्र 8 से 10 सेकंड में आ जाएगा। जी हाँ, तो आप ने फ़ौरन अपनी सांस छोड़ी, यानी एक्सेल किया आपने उस डिवाइस में, और 8 से 10 सेकंड में वो बता देगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तेज़ी से टेस्ट होने शुरू हुए तब कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, और फ़ौरन कदम उठाए जा सकेंगे, प्रिकॉशन लिए जा सकेंगे, और पॉजिटिव मरीज़ों का इलाज समय पर शुरू हो पाएगा, ताकि और उस तरह से कहा जाए कि जो कैजुअल्टी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इज़राइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत तेज़ है, और उसने ना सिर्फ कि ये डिवाइस निकाली है बल्कि वहाँ पे गार्गल टेस्ट और माउथ वॉश टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। उनका अप्रूवल यूरोपियन यूनियन ने भी दे दिया है, और उनका जो इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर किया जाएगा। जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले होंगे उनका ये टेस्ट होंगे एयरपोर्ट पर, और अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी ट्रैवल कर पाएंगे, और उसमें भी 8 से 10 सेकंड का ही समय लगता है रिज़ल्ट आने। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना के तीसरे वेव की। एक्सपर्ट्स की माने तो इस साल सितंबर अक्टूबर तक हमारे देश को कोरोना की तीसरी लहर
भी देखनी पड़ सकती है। लेकिन जो अभी तक की स्टडी है वो ये बताती है कि जो तीसरी वेव है वो बहुत ज़्यादा घातक नहीं होगी। इतिहास भी हमको कुछ ऐसे ही समझाता है, बताता है। जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था उस समय भी ये देखने को मिला था कि जो दूसरी लहर थी वही सबसे ज़्यादा घातक थी और उसी में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी। थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो वो इफ़ेक्टिव इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्सीनेट हो चुका होगा उस समय तक। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस बीमारी से उबर चुके होंगे, तो उनको तो वो तो इम्यून होंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा कोरोना का वायरस। लेकिन कुछ फीसदी जनसंख्या ज़रूर वल्नरेबल होगी जो जिसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चरमराया है, जिस तरह से अभी ऑक्सीजन से लेके हॉस्पिटल बेड्स तक की मारामारी हुई, वैसी स्थिति माना जा सकता है कि उस समय नहीं होगी क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं होंगे। बच्चों के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि तीसरी लहर काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन एक दूसरी स्टडी का ये भी कहना है कि चूँकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। तो ऐसे में तीसरी लहर से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लापरवाही बरतना ख़तरनाक हो सकता है। ये बार बार चेताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि लापरवाही ज़रा सी भी ना बरतें क्योंकि लापरवाही बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, कई गुना ज़्यादा घातक हो सकती है। क्योंकि ये वायरस जो है, जैसा कि आप भी जानते हैं, लगातार म्यूटेशन से अपना स्वरूप बदल रहा है, कुछ ज़्यादा घातक होता जा रहा है। जो थर्ड म्यूटेंट है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो थर्ड म्यूटेंट बहुत ज़्यादा घातक नहीं रह गया है और इससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने कहर मचाया है दूसरी लहर में वो डबल म्यूटेंट है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हमारे देश में। तो दोस्तों, ये जो म्यूटेशन का सिलसिला है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि लगातार इस वायरस में चलता रहता है और ये लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है। कभी कुछ ख़तरनाक स्वरूप लेकर सामने आता है और कभी खुद ही म्यूटेशन से बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। ये समस्या किसी एक देश की नहीं है और अगर एक देश इस पर काबू पा भी ले तो ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि वो अब सेफ़ है कोरोना से, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो कभी भी कहीं से दोबारा लौट सकती है। इसलिए पूरी दुनिया के देशों को वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भारत ने शुरुआत में चूक की है, उसमें दो राय नहीं, लेकिन ये समय उस पर डिस्कस करने का नहीं है। लेकिन हमें इज़राइल जैसे देश से सबक लेना चाहिए। इज़राइल से आप सभी परिचित होंगे, एक ऐसा जुझारू देश जो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी सीना ताने खड़ा है, टेक्नोलॉजी में अव्वल है। करीब 1 करोड़ की जनसंख्या वाला इज़राइल भी ऐसा देश था जिस पर कोरोना का कहर टूटा। करीब 8,38,000 लोग संक्रमित हुए और 8,30,000 के आसपास लोग ठीक भी हो गए। 6,353 मौतें हुई। 27 जनवरी को इज़राइल में कोरोना ने पीक टच किया और उस समय 11,934 केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले साल 27 दिसंबर को इज़राइल में तीसरा लॉकडाउन लगाया गया। और लेकिन आज स्थिति ये है दोस्तों कि इज़राइल में मास्क पहनना गैर ज़रूरी कर दिया गया है, यानी कि अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लगाएं। इज़राइल के स्कूल, कॉलेज, पब सब कुछ खुल गए हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित होने लगे हैं, सिनेमा हॉल, मॉल्स ये सब खुल गए हैं। सारी एक्टिविटीज़ वैसे ही एक नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग पहले जिया करते थे वैसे ही अब हो गई है। सड़कों पर वैसे ही लोग मस्ती करते देख रहे हैं जैसे कोरोना से पहले किया करते थे। और ये सब कुछ हुआ है बहुत तेज़ी से किए गए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कारण। जी हाँ, और इज़राइल ने अपने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हर तरीके से प्रेरित भी किया, मोटिवेट किया, जो हमारे देश में नहीं हुआ। तो इज़राइल ने अपने लोगों को हर तरीके से वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि बार में भी
वैक्सीन दी गई। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी दोस्तों, लेकिन बार में भी वैक्सीन का प्रोग्राम जारी था इजराइल में। और यही नहीं, कुछ ड्रिंक्स भी ऑफ़र किए जा रहे थे कि अगर आप वैक्सीन का शॉट लेते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो आपको कुछ ड्रिंक्स फ्री में मिलेंगी। तो ये एक मोटिवेशन का तरीका था। हमारे देश में लागू करना मुश्किल है, लेकिन कुछ और तरीके हो सकते थे भाई कि हम लोग मोटिवेट करने में, सही पिक्चर प्रेजेंट करने में फेल हुए। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरू में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत स्लो थी। इसमें कुछ लोगों ने जिस तरह से भ्रम फैलाया वैक्सीन को लेकर, वो भी एक बड़ा कारण था कि लोगों में डर पैदा हुआ कि वैक्सीन काम की है या नहीं है, या इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या इसको लगवाने से कुछ ऐसी बीमारियां, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो आगे आने वाली ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। तो इस तरह की बातें हुई थी जिसने वैक्सीनेशन की जो रफ्तार थी शुरू में उसको काफ़ी धीमा रखा। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम लोग अब भुगत रहे हैं, जिस तरह से कोरोना ने अब कहर मचाया है। इजराइल ने अपने लोगों को फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन दी है। इजराइल हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच गया है दोस्तों, और WHO के मुताबिक किसी देश की जनसंख्या के 65 से 70% लोगों का अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यही है कि अब वायरस एक आदमी या एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जा पाएगा या संक्रमित नहीं कर पाएगा। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि भारत का इजराइल से तुलना करना ठीक नहीं है। बात भी ठीक है, कहाँ 130 करोड़ का देश भारत और कहाँ 93 लाख की जनसंख्या वाला इजराइल। लेकिन इजराइल ने जो तरीके अपनाए, जिस तरीके से उसने वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया और जिस सख्ती के साथ उसने, जिस अनुशासन के साथ उसने चलाया, वो काबिल तारीफ़ है और वो हमको सीखना चाहिए। ना केवल सरकार बल्कि जो लोग हैं वो भी डिसिप्लिन्ड, वो भी अनुशासित ढंग से, उन्होंने भी इसको ज़रूरी समझा और खुद गए वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अपील की जा रही थी, लगातार अपील की जा रही थी, उसके बावजूद लोग टर्न अप नहीं हो रहे थे। तो ये एक कमी हमारे देश में रही है, लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है। और जिस तरह से 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, तो सबसे बड़ी दिक्कत अब यही है कि वैक्सीन की हमारे यहाँ घोर कमी हो गई है। अमेरिका समेत तमाम बड़े देशों ने वैक्सीन का बड़ा भंडार जमा कर रखा है और उन पर दबाव भी है कि जिन देशों को ज़रूरत है वैक्सीन की, आप उनके लिए इसको रिलीज़ करें। कुछ देशों ने उस पर अमल शुरू भी किया है। भारत में बन रही कोविशील्ड और कोवैक्सिन, यही दो अभी वैक्सीन हैं जिनका इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है, और यही दोनों वैक्सीन अभी दी जा रही हैं। अब स्पुतनिक वी भी मार्केट में आने वाली है और इस महीने के एंड से उम्मीद की जा रही है कि मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये भी नाकाफ़ी है। जिस रफ्तार से हमें वैक्सीनेशन करना है उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार विदेशों की तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से संपर्क करे और उनसे हासिल करे, उनसे वैक्सीन हासिल करे, चाहे वो फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, कोई भी कंपनी जो इस समय वैक्सीन बना रही है उससे लाना होगा। हालांकि फाइज़र, मॉडर्ना जैसी जो कंपनीज़ हैं उनकी वैक्सीन का स्टोरेज एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है। वो सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये माना जा सकता है कि अगर सरकार इनको ही छूट देती है कि आप ही आके यहाँ पे बेचिए, तो शायद वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर आएँ और खुद ही मैनेज करें, खुद ही हैंडल करें स्थिति को। दोस्तों, इस समय जो स्थिति है दुनिया की, उसमें ज़रूरी है कि जो तमाम देश हैं और ख़ासकर छोटे और गरीब देश हैं उनको जल्दी से वैक्सीनेट किया जाए। जी हाँ, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला ऐसा है कि वैक्सीन का उत्पादन तेज़ी से बढ़ नहीं पा रहा है।
लेकिन समय की ये मांग है कि जो विकसित देश हैं और जो वैक्सीन बनाने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं वो अस्थायी तौर पर या टेम्पररी तौर पर IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत जो पेटेंट है उसको वेव ऑफ करें, उसमें छूट दें और यानी कि सस्पेंड करें। भारत ने ये प्रस्ताव रखा था जिसका समर्थन 120 देशों ने किया है। तो भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ओर और कहा जा सकता है कि एक अच्छी लीडरशिप दिखाई है। उनके समर्थन में बाद में US के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी आए हैं और जो बाइडन आए हैं तो उसके बाद फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों ने भी समर्थन किया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स ऐसे देशों ने इस पर चर्चा की मांग की है। और ख़ास बात ये है कि जो बड़ी दवा कंपनियां हैं इनको बहुत ज़्यादा होल्ड है अपने अपने देश की सरकारों पर, क्योंकि भारी मुनाफा कमाती हैं पूरी दुनिया से ये कंपनियां, और इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा से है, बहुत ज़्यादा दबाव है सरकारों पर। और ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सभी ने भारत के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें होंगी। यहाँ तक कि आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि अस्थायी तौर पर IPR में छूट नहीं देनी चाहिए, और ये अगर दिया जाता है तो आने वाले समय में जब दोबारा से रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोग कतराएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने जो पैसा लगाया, अभी जो मेहनत की, अभी जो रिसोर्सेज लगाए, उसका रिटर्न उनको उस तरह से नहीं मिला। हालांकि अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो जिस पैमाने पर वैक्सीन की ज़रूरत है, अगर वो सप्लाई करती हैं, इवन ये एक बार का वेव ऑफ ये करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, पेटेंट्स में, तब भी उनका मुनाफा उतना ही होगा दोस्तों। लेकिन अभी ये खींचातानी जारी है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अगर ये बात समझ में आ जाती है कि ये वैक्सीन सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, तो शायद उसका अच्छा नतीजा देखने को मिले। साइंटिस्ट ने चेतावनी भी दी है कि हमारे पास 1 साल का समय है, और अगर 1 साल का समय हमने गंवा दिया, उसके बाद हो सकता है म्यूटेशन के द्वारा कोरोना वायरस का एक ऐसा घातक वेरिएंट निकल कर आए जो और ज़्यादा तबाही मचा दे। तो दोस्तों, अब उम्मीद यही है कि जो विकसित देश हैं वो पेटेंट राइट टेम्पररी तौर पर सस्पेंड करें, ताकि वैक्सीन का उत्पादन तेज़ी से हो सके और मानव जाति को बचाया जा सके। क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।